हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए, वैसे ये चैप्टर इतना ज़्यादा टफ माना जाता है, मतलब एक्चुअली बच्चे इसको बना देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि और ये ग्लाइकोलिसिस, ये लिंक रिएक्शन, ये कौन सी एटीपी कहाँ से आई, ये कौन सा हिसाब है, ये क्या हो गया, ये किस में क्या कन्वर्ट हो गया। बड़ा टफ माना जाता है इस चैप्टर को। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम आपकी तो नहीं रहेगी क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है। अब इस चैप्टर को इतना जोश और जुनून के साथ बढ़िया तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से हम पढ़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, मैं बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। सबसे पहले तो मैं खुद को छोटा कर लेता हूं। यस, हाँ, मैं खुद को छोटा कर चुका हूं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक इस चैप्टर का नाम पढ़ते ही रेस्पिरेशन, है ना, हम ये सोचने लगते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हम दोनों को कोरिलेट कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही बात होती है। ब्रीदिंग, क्योंकि हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लंग्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ब्रीदिंग पढ़ते हैं। तो हमारा एक कॉमन थिंकिंग ये होती है कि हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक साथ समझ करके चलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको तोड़ करके उससे एनर्जी निकाल ली जाए, इसी चीज को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, हम क्यों खाना खाते हैं? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, हम खाना खाते हैं सनम। ठीक है, तो हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। तो खाना हमें जिंदा कैसे रखता है? खाना अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अब उस खाने को सेल्स में ले जाया जाएगा, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, और उससे एनर्जी मिलती है। हम बोलते हैं खाने से एनर्जी मिलती है। तो वो जो खाने से एनर्जी मिलने की प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन जो खाने से एनर्जी बन रही है उसमें बीच में हमें कुछ चीजें काम आती हैं, समझ गए हो ना। मतलब जैसे खाने से जब एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है, तो बीच में उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है, अब भाई ये बात हो गई, ऑक्सीजन लाएं कहां से? तो ऑक्सीजन लाएं कहां से, बताओ बताओ। और हमारी बॉडी में जो CO2 जनरेट होती है उसको बाहर कैसे भेजें? वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। ठीक है, तो उसको बाहर कैसे भेजें और O2 कहां से इंतजाम करें? तो इस चीज के लिए हम ब्रीदिंग का सहारा लेते हैं। भाई हम ब्रीदिंग लेंगे तो ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा? O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, उस O2 को यूज करके खाने से एनर्जी निकाली जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें कोरिलेटेड तो हैं लेकिन एक ही नहीं है, समझ गए हो ना। अलग अलग हैं दोनों। बात सही है, समझ में आई ना? अच्छा अच्छा, चलो समझ में आ गया। तो हम सांस क्यों लेते हैं? वाई डू वी ब्रीथ? तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, सांस लेते हैं हम। तो हम सांस जिंदा लेने के लिए रहते हैं और खाना जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तो अब कई लोग ये पूछते हैं, कई लोग, क्या एनसीईआरटी हमारी स्टार्टिंग में लिखती है कि व्हाट इज नीड ऑफ रेस्पिरेशन? आखिर रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला रीजन हो गया कि इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करता है, क्योंकि हम सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होता है? हमारा खाना खाना छोड़ देंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे? सांस लेना छोड़ देंगे, सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला रेस्पिरेशन क्या करता है? खाने से हमें एनर्जी निकाल देता है। ठीक है, अब उसी एनर्जी से सारे काम होते हैं। अगर तुम्हें खाने को एब्जॉर्ब करना है तो भी तुम्हें एनर्जी चाहिए, अगर तुम्हें मूवमेंट करना है तो एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना है तो एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन करना है तो एनर्जी चाहिए, तुम्हें सांस लेना है तो एनर्जी चाहिए। हर चीज के लिए एनर्जी लगती है बच्चों। ठीक है, और वो एनर्जी कहां से आती है? रेस्पिरेशन से आती है। ठीक है, सीधी सी बात, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। अब मैंने जैसा कि आपको समझाया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्रीदिंग।
दिस इज ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर ब्रेक डाउन को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं बच्चों। तो हमने बोला कि ब्रीदिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और रेस्पिरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर उस मैक्रोमोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर देना। जो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हम खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन कर देना, उसको तोड़ देना, ताकि उसमें से एनर्जी डिराइव कर सके हम। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है ना? तो चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। अब है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमें मेन पढ़ना है इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अच्छा, सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट, है ना। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मतलब जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब यहां पे क्या होता है, सबस्ट्रेट फूड होता है, फूड इज द सबस्ट्रेट है, ठीक है। जो खाना है उसका ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, या फिर उसको तोड़ना, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन करना उसका, क्यों, एनर्जी रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये काम होता है कहां पर, जानेंगे अभी थोड़ी देर में, रुको अभी एक बार में बता दोगे सब कुछ। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो एनर्जी यहां से रिलीज होगी ना, इस एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाएगा, ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस, और फिर उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। और एटीपी होती क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। लिख लो यहां पर, एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। अब कुछ कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब टूटना। अब टूटने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, देखो रिएक्शंस दो टाइप की होती है ना, एक तो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में तो चीजें टूटती हैं, देखो ऐसे आप याद कर सकते हो, कैटाबॉलिक में कैट आता है, कैट, तो कैट क्या करती है, उद्यम मचाती है, तोड़ देती है, बड़ी नटखट होती है, बड़ी नॉटी होती है कैट, है ना। तो नॉटी तोड़ देती है कैट, चीजों को तोड़ देती है, हमारे घर में जो चीजें होती है उनको तोड़ देती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर ब्रेकडाउन रिएक्शंस, ब्रेकडाउन। एनाबॉलिक रिएक्शंस आर फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस, ठीक है, ये होती है फॉर्मेशन वाली रिएक्शन। हाँ कि ना रे, हाँ चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, तुम लोगों को तो सब पता है। बताओ बताओ बताओ, नोट्स बना रहे हो ना? हाँ नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, नोट्स बनाने हैं, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा चैप्टर। सारी सीरीज देखनी है इस चैप्टर की, एकदम क्लियर कर दूंगा मैं चैप्टर को, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि खाने को तोड़ना या उसका ऑक्सीडेशन करना टू रिलीज एनर्जी, इस एनर्जी को फिर एटीपी की फॉर्म में बदल देना, ठीक है, ट्रैप कर लेना, ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो अगर यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, कोई चीज बन रही है, इसका मतलब तो एनाबॉलिक है। अच्छा, इस पूरी चीज को ही तो बोलते हैं रेस्पिरेशन, यही तो है रेस्पिरेशन, कि सबस्ट्रेट को तोड़ना और फिर उससे एनर्जी का सिंथेसाइज कर लेना, एटीपी का सिंथेसाइज कर लेना। इसका मतलब इस रेस्पिरेशन में दोनों चीजें होती हैं, चीजें टूटती भी हैं बच्चों और चीजें बन भी जाती हैं, चीजें टूटती भी हैं और चीजें बन भी जाती हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें चीजें टूटती भी हैं और चीजें बन भी जाती है ना, उसको हम बोलते हैं, बोलो बोलो, बॉलिक 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 एम्फीबॉलिक रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं बताओ? रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। इसका मतलब यहां पर चीजें टूट भी जाती हैं बच्चों, चीजें बन भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, चीजें बन भी जाती हैं। रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? एम्फीबॉलिक प्रोसेस होती है। एनसीईआरटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, है जी, ठीक है, ओके, है ना। अब एक शब्द पे और ध्यान देना है हमें, वो शब्द क्या है? देखो 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 देखो, ये ब्लू कलर वाली चीज जो मैंने हाईलाइट करी है, रिलीज एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाना टूटता है और एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब बताओ, हम केमिस्ट्री में दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते थे। एक रिएक्शन तो अपनी होती थी, कौन सी? एक तो होती थी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक होती थी अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, हमें खुद
हमें खुद एनर्जी देनी पड़ती थी रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए। जब हम एनर्जी देते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, जिसमें एनर्जी निकल जाती है, यस हाँ निकल जाती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसी तरीके से बायो में ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, दे आर नोन एज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक भी लिखा होता है कई कई जगह पे, बट एक्सर्गोनिक एक सही ज्यादा सटीक शब्द है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, अब तुम्हें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी इससे ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन, ये मैंने बैलेंस कर दिया इसको, और फिर यहां से क्या बनता है, ग्लूकोज टूट जाता है 6CO2 + 6H2O में। ठीक है, तो ग्लूकोज टूट गया CO2H2O में, एंड दिस रिएक्शन इज कैटाबोलिक, क्योंकि चीजें टूटी हैं। ठीक है, और फिर इससे ATP बना ली जाती है। ठीक है, तो क्या ये इतना सिंपल होता है जितना दिख रहा है? जनाब, अगर इतना ही सिंपल होता जितना दिख रहा है तो हम इस चैप्टर को पढ़ते ही क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्यों पढ़ते? तो यही बात है ना कि ये चीज एक स्टेप पे नहीं होती, बेबी स्टेप्स में होती है। बेबी स्टेप्स में होती है रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज बेबी स्टेप प्रोसेस, मतलब इसमें बहुत सारी स्टेप्स लगती हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई एक पल का काम नहीं है, ये कोई एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप्स की प्रोसेस है। एक स्टेप में तो ये काम नहीं होता है, ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। समझ गए हो? तो रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है रेस्पिरेशन में। हाँ, वो बात अलग है, कई बार रेस्पिरेशन के पार्ट बना देते हैं एरोबिक, एनारोबिक। तो एरोबिक में तो जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, देखो ना। पता है आपको, एक डाटा आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, रटना है इस डाटा को कि जब भी हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ये कैटाबॉलिज्म जो होता है, यहां पर 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। बताओ 686 कितनी किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है बच्चों? बताओ कितनी एनर्जी थी? 686 एनर्जी थी जनाब। मैंने तो कहा था 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से निकलती है और फिर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है बच्चों। इसको ADP से ATP बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये प्रोसेस होती है एनाबॉलिक, क्योंकि यहां पर ATP बन रही है। ठीक है ना बच्चों? रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स हियर। ठीक है, अब ये जो आप दूसरी वाली रिएक्शन दे रहे हो, इसके अंदर ATP बन रहा है। ठीक है, और ATP के बनने को, फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज, बच्चों क्या बोलते हैं? बता दो, आज तो मुझे बता दो, बोलो 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 ना। फॉस्फोराइलेशन, बताओ क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। बोले सर जी, इसको तो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा तुम्हें कि फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP। डायरेक्ट समझ जाना, फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP। नाउ ATP का फॉर्मेशन इज नोन एज बस बस भाई, समझ में आता है हमें एक बार में? आगे बढ़, आगे आगे आगे, माफी चाहते हैं हम। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब ये फॉस्फोराइलेशन 3 तरीके का होता है बच्चों। कितने तरीका का होता है? 3 तरीके का। 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज देयर। सबसे पहले नंबर पर जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, फोटो का मतलब क्या होता है? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, पिया तू खींच। नहीं बेटा, वो फोटो नहीं। फोटो मीन्स होता है लाइट, रोशनी। क्या तुम्हें रोशनी अच्छी नहीं लगती?
मुझे तो बहुत अच्छी लगती है रोशनी। फोटो का मतलब हो गया लाइट, ठीक है। बस फॉस्फोराइलेशन का मतलब अभी तो बताया था एटीपी सिंथेसिस। कितना बुद्धू है तुम, तेरे को समझ में नहीं आता एटीपी सिंथेसिस। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस, ठीक है। और फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब कुछ तो लफड़ा है, लाइट के साथ एटीपी का कुछ लफड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो लाइट से एटीपी का सिंथेसिस करना, दैट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन बच्चों। अच्छा, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता होगा, क्या हमारे अंदर होता है? नहीं नहीं नहीं, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन तो फोटोसिंथेटिक सेल्स में होता है। कौन सी सेल्स में होता है? फोटोसिंथेटिक सेल्स। अरे अरे रे, वही सेल्स क्या जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है? हाँ, वही सेल्स क्या जो खुद से खाना बना लेती हैं? हाँ, वही सेल्स क्या जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, खुद से खाना बनाती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। बिल्कुल बच्चे, वही तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक्चुअली ये काम, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये हम डिटेल में पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के ही एक चैप्टर में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, वैसे जनरली पता है बच्चों, तुम्हें ये बताया जाता है कि एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को भैया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं भैया। मतलब मैंने सुना है, मेरे को मैडम ने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बच्चों केवल माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नहीं बनती है। एटीपी कई कई बार क्लोरोप्लास्ट में भी बन जाती है, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर। फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में डिटेल में। यस, हाँ। नाउ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सबस्ट्रेट के लेवल पर ही एटीपी बन जाए। सबस्ट्रेट की लेवल पे एटीपी कैसे बन सकती है? बोले तो कैसे बन सकती है भाई? अरे डायरेक्टली खाने से, जिस टाइम अपने पास डायरेक्टली हमें सबस्ट्रेट मिला और फट से एटीपी बन गई, ज्यादा झंझट नहीं, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन इज नॉन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो ये तुमने देखा होगा, अगर तुम्हें ग्लाइकोलिसिस वगैरह इनका कहीं भी बेसिक आइडिया, तो कई बार ऐसे लिख देते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेप चल रही है, मान लो कि कुछ ए से बन रहा है बी, ठीक है ना, और फिर वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये लो यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा और एटीपी बन गया, डायरेक्ट एटीपी बन गया। ये तुमने जरूर कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो ये जो एटीपी बनता है ना, इस तरीके का एटीपी जिसको कोई फर्दर जरूरत नहीं होती मतलब मशीन में डालने की, तो वो एटीपी होता है सबस्ट्रेट लेवल वाला, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलते हैं। लेकिन कई बार तुमने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ए से कोई बी प्रोडक्ट बना है, ठीक है, और इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ पर NaDH बना, या फिर कभी लिख दिया FADH2 बना, या ऐसी चीजें जब आती हैं, एटीपी नहीं लिखी हुई आती डायरेक्ट, तब उस फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं। अच्छा, है तो ये भी एटीपी, एटीपी इनके पास भी है, पर ये छुपा के रखते हैं। आपको जानते हो, आप जानते हो क्या? NaDH या फिर ये जो FADH2 है, NaDH FADH2, एटीपी होती इनके पास भी है, लेकिन ये छुपा के रखते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये छुपा के रखते हैं एटीपी को, समझ गए ना यार? कैसे बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलते हैं। मतलब ये लोग छुपा के रखते हैं, तो इनसे एटीपी को निकलवाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। बोले तो क्या करना पड़ता है? हमें इनको भेजना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर इनको निचोड़ के, पकड़ के अच्छे से इनसे एटीपी को निकाल ली जाती है। इनसे एटीपी निकाल ली जाती है, और ये काम होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से सुनाई दे रहा है तुझे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बोलिए बच्चों, कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब इन NaDH प्लस ये जो FADH2 है, इनको हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं, और फिर हम इनसे एटीपी निकाल लेते हैं और इनको बोलते हैं भग हट ये। और इस काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इस काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर एटीपी बनती तो है लेकिन बड़ा इनडायरेक्टली बनती है, डायरेक्टली एटीपी यहाँ पर नहीं बनती है बच्चों। देयर इज इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है फ्रॉम NADH एंड FADH2। साइट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये यूकेरियोट्स में है ना। लेकिन प्रोकैरियोट्स का क्या सर? उनके साथ इतनी नाइंसाफी कैसे हो सकती है सर? क्या प्रोकैरियोट्स को एटीपी की जरूरत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो नहीं है वो, लेकिन उनमें एटीपी जरूर बनती है। और एटीपी कहाँ बनती है? एटीपी बनती है मीजोसोम्स में। आपने मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में उनके एक्सटेंशंस वगैरह पढ़े थे, क्रोमेटोफोर वगैरह, मीजोसोम्स, तो वही मीजोसोम्स हैं ये। तो प्रोकैरियोट्स में यही एटीपी फॉर्मेशन का काम बच्चों मीजोसोम्स में होता है। कहाँ होता है? मीजोसोम्स में। अरे एनसीईआरटी में तो यहां तक लिखा हुआ है कि मीजोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। हाँ, याद आया क्या? हाँ, सेल वाले चैप्टर में तो वही बात है। ठीक है। ये अब हमारी एनसीईआरटी बड़ी बेवकूफ है, ये हमसे पूछती है, एक्चुअली बड़ी समझदार है, बेवकूफ नहीं, ना ना सॉरी बेवकूफ नहीं है, बड़ी समझदार है, तो बड़ी खतरनाक वाली समझदार है। तो एनसीईआरटी हमसे पूछ लेती है कि बता दो बच्चों, क्या ये प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ कैसे सर? कुछ इस तरीके का, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में, ऐसे वाला ये ब्रीथ है ना। तो डू प्लांट्स ब्रीथ? तो ऐसे तो ब्रीथ नहीं करते जैसे मैंने करके दिखाया, लेकिन हाँ ब्रीथ जरूर करते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स ब्रीथ, यस, द आंसर इसका होगा यस। डू प्लांट्स ब्रीथ? यस दे ब्रीथ, बट ऐसे ब्रीथ नहीं करते जैसे हम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बच्चों एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है जो ये काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, लंग्स है, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं, नाक वाक है, सब सब पूरा मैनेजमेंट है हमारा। तो खतरनाक वाला, उतना मैनेजमेंट प्लांट्स में नहीं होता। एक बच्चा आगे पूछता है कि क्यों नहीं होता प्लांट्स में ऐसा? बता दे मास्टर, आज तुझे बताना पड़ेगा कि प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं होता है। और तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि प्लांट्स अगर ब्रीथ करते हैं, तूने हाँ बोला है अभी, हाँ मैंने हाँ बोला है, तो तूने अगर हाँ बोला है अभी, तो तुझे बताना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिसेल या किसी की भी हेल्प से ये प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं। आपका भाई आपको जरूर बताएगा। डू प्लांट्स ब्रीथ? यस। कैसे ब्रीथ करते हैं? देखो, ये ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा, आपको पता है ना, स्टोमेटा लीव्स पर स्टोमेटल पोर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के, कुछ ऐसे से पोर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है ना। याद है? कुछ याद आ रहा है? याद आना भी चाहिए बच्चों, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है तेरा प्यार। ये लो, तो प्लांट में ब्रीदिंग होती है स्टोमेटा। अरे बाप रे, इरेजर था ना, मुझे लगा हाइलाइटर है, चलो कोई नहीं, इरेजर, हाइलाइटर, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू। लेंटिसेल भी पोर्स होते हैं प्लांट में, जो मैं आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे याद दिलाना, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स की हेल्प से प्लांट में ब्रीदिंग होती है। देखो, प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि डिमांड ही नहीं है, नो ग्रेट डिमांड जनाब, कोई डिमांड ही नहीं है। दे कैन टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, यो दिस वन। क्या होता है कि हमारे अंदर अगर हमारी इस उंगली की सेल को, इस उंगली की इस सेल को अगर मान लो कि इसको एनर्जी की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो क्या ये यहां से अपने हाथ के थ्रू इधर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले रही है? किसी मीडियम से क्या ऑक्सीजन ले सकती है? नहीं। अगर मान लो कि मेरे पैर की किसी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या ये सेल खुद ले सकती है? नहीं। हमारी सारी की सारी सेल्स डिपेंडेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, लंग्स पर डिपेंडेंट है कि तुम लोग एक्सचेंज करो और तुम हमें ब्लड के थ्रू, ब्लड में डाल के, पाइपलाइन में डाल के हर जगह सप्लाई कर दो। हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज सिस्टम है। लेकिन बेचारे प्लांट्स, वैसे बेचारे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स में हर सेल अपनी नीड का ध्यान खुद रखती है।
समझ गए हो मेरी बात को? अपनी रेस्पिरेशन, अपनी जो डिमांड्स है उनका ध्यान खुद रखती है वो, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड्स का ध्यान खुद रखती है। सारी की सारी लीव्स एक्सपोज्ड होती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारी सारी सेल्स एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड नहीं होती और खुद का ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए हमें एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन देयर इज नो सच ग्रेट डिमांड इन प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि रेस्पिरेशन अकर एट स्लो रेट। प्लांट्स में रेस्पिरेशन स्लोली होता है, बड़ा धीरे, बड़ा धीरे 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 से प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। और हम में बड़ा जल्दी जल्दी होता है। ये देख, हम में बड़ा जल्दी जल्दी होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन स्लो रेट पर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारी बॉडी की डिमांड्स भी ज़्यादा है ना यार। हम मूव करते, प्लांट्स मूव करते हैं नहीं करते ना, एक जगह पड़े रहते हैं बेचारे, तो उनको कम एनर्जी की जरूरत है। हम तो पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऐश करते हैं, और क्या है, बहुत काम करते हैं। हम मोटाइल हैं, मूव करते हैं, दिमाग चलता है हमें बहुत, तो हमारी डिमांड ज़्यादा है। तो हमें रेस्पिरेशन हाई रेट से हो रहा है, रेस्पिरेशन हाई रेट से हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हाई रेट से चाहिए, ऑक्सीजन हाई रेट से चाहिए तो हमें ब्रीदिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमारी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उनकी डिमांड इतनी नहीं है, बेचारे भोले से हैं। और उनकी जो पैरेन्काइमा है ना वो लूज होती है, लूज पैरेन्काइमा। ये एनाटमी का पोर्शन है कि इनकी पैरेन्काइमा बड़ा लूज होती है, मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं। तो क्या होता है, उसके थ्रू आराम से ऑक्सीजन इधर उधर मूव कर लेती है, सब सेल्स को आराम से मिल जाती है। और दूसरी चीज, डिस्टेंस नॉट वेरी लार्ज, देयरफॉर द डिफ्यूजन कैन। देखो क्या होता है कि एक सेल अगर मान लो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है ना प्लांट में, तो भी उसका इतना डिस्टेंस नहीं है कि वहां पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन नहीं जा सके, वहां पर भी वो अपना डिफ्यूजन कर ही लेती है। जैसे मैंने बताया, लूज पैरेन्काइमा, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, किसी न किसी तरीके से वो रेस्पिरेशन कर लेती है। नाउ अब एक चीज मुझे आपको पढ़ानी है, हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में बताना है कि जनाब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आखिर होता क्या है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट का सीधा सा मतलब होता है ना, जिस चीज को हम किसी रिएक्शन में जैसे यूज कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में शब्द होता है ना रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है ये, है ना। तो सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन करे और रिलीज कर दे एनर्जी को, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब ऐसा सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना? हाँ सर, यस। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ना, ये 3 टाइप के हैं, मोटे मोटे 3 टाइप के हैं। सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, या प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, और फैट जो होता है, और ये जो प्रोटीन होता है, ये तीनों है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मेरी एक स्टूडेंट है और मैं उससे पूछ रहा, हाँ अरे तू ही, तेरी बात कर रहा हूँ मैं, तू मेरी स्टूडेंट है ना, तू मुझसे पढ़ रही है, तू मेरी स्टूडेंट है। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ कि बता मुझे कि सबसे ज्यादा एनर्जी इन तीनों सबस्ट्रेट में से मैक्सिमम एनर्जी कौन सा सबस्ट्रेट देता है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होता ना, तू पक्का पक्का, मुझे यकीन है तुझ पे, तू बोलती सर कार्बोहाइड्रेट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतना ना कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग खाते रहते, फैट तो नहीं ना यार, ना एकदम नॉन लाइक यार। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, कार्बोहाइड्रेट या 10 मुझे ऐसा लग रहा है कार्बोहाइड्रेट ही होगा, क्योंकि हम इतना खाते हैं, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं जल्दी से, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए। सोच तो यार 10। हाँ बेटा, ये क्या क्या रीजन, कार्बोहाइड्रेट। देखो आंसर इसका होगा फैट। जो फैट होते हैं ना, वो मैक्सिमम एनर्जी देते हैं। जब भी हम फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इन तीनों सबस्ट्रेट में से सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से निकलती है। तो फिर सो देन यू टेल मी दैट व्हाई, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमें कई बार चक्कर आ जाता है, हमें लगता है अरे ग्लूकोज कम है, जल्दी से इसको ग्लूकोज पिलाओ। तो हम लोग ग्लूकोज क्यों देते हैं, हम लोग चीनी नमक ये सब क्यों लेते हैं, जल्दी से हम कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स क्यों खा लेते हैं ना, वाई कैसे हो सकता है ये। मतलब अगर फैट से एनर्जी मिलती तो हम घी पिलाते ना, है ना, घी पी लेते हम जल्दी से, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती। लेकिन हम घी तो नहीं पीते, हम तो कार्बोहाइड्रेट्स खा। बेटा कार्बोहाइड्रेट इज प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब अगर इन तीनों में से तीनों लाइन में खड़े होके आ जाएं कि ले मेरी एनर्जी, ले मुझसे, ले सारी की सारी एनर्जी, यस ले मुझसे एनर्जी सारी की सारी,
तो एनर्जी ली जाएगी कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? आसान होता है इसको तोड़ना, आसान, और आसान काम तो हमें कितने अच्छे लगते हैं, है ना। आसान काम हमें अच्छे लगते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट को आसान होता है, जल्दी से एनर्जी दे देता है। तो अगर मान लो कई बार ऐसे जरूरत पड़ी अचानक से हमें एनर्जी की, तो हम ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, पानी में हम चीनी घोल के पी लेते हैं, या ऐसी कुछ होता है, किसी को चक्कर आ जाता है तो हम उसको ये तो देते हैं, यही तो ये पी लो, ये ले लो, ग्लूकोज ले लो थोड़ा, है ना, क्योंकि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को चक्कर आए गिर गया उसको घी पियो, घी घी जल्दी 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 मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी तेरे को, तू दौड़ने लगेगा घोड़े की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। फैट को ब्रेक करने में, ऑक्सीडाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, इंस्टेंटली एनर्जी नहीं देता, वो देता मैक्सिमम है जब भी देता है, लेकिन इंस्टेंट नहीं देता, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं, आपको पता भी है क्या कितने क्वेश्चंस आपके रेडी हो रहे हैं बच्चों? अच्छा, क्या बात है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन दूसरा कितने टाइप का होता है, कितने तरीके का होता है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले जब भी मैं किसी चीज को क्लासिफाई करूं, किसी चीज के टाइप्स बताऊं ना, तो तुम्हें मुझसे झट से पूछ लेना है, मास्टर तू किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है रे, मतलब तेरी हिम्मत कैसी हुई क्लासिफाई करने की, किस बेस पर क्लासिफाई कर रहा है ये बता मुझे पहले, बाद में क्लासिफाई करना। तो अब देखो बच्चों, मैंने बेस बता दिया पहले ही, क्यों ना, मुझे बेस बहुत पसंद है, दैट्स लाइक, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज, कि हम रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, तो उसके लिए हमें वो सबस्ट्रेट, किस सबस्ट्रेट को हम तोड़ रहे हैं उसके बेसिस पे दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, या दिस वन, दो तरीके का रेस्पिरेशन। एक तो होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, तो हम बोलेंगे कि वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें। अच्छा, ओके। तो when respiratory substrate is fat and carbohydrate, that kind of respiration is known as floating respiration, तैरता हुआ respiration। अच्छा, ऐसा क्यों नाम होता है? क्योंकि बच्चों, जब सेल के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि इन अ सेल द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर फ्लोटिंग इंक्लूजन्स। ठीक है, दीज आर फ्लोटिंग, ये तैरते रहते हैं, दीज आर फ्लोटिंग इंक्लूजन्स ऑफ द सेल। ठीक है, दैट्स वाई फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन मतलब व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स को जब यूज करें तो प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना सेल का, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। देखो क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले बॉडी हमारी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, फिर अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है या अवेलेबल नहीं होता तो फैट को तोड़ती है, और प्रोटीन को तो तोड़ना बॉडी बिल्कुल प्रिफर नहीं करती। पूछो क्यों? पूछो जरा, पूछो क्यों नहीं तोड़ती? इसलिए नहीं तोड़ती क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम सब प्रोटीन से बने। अगर प्रोटीन को बॉडी तोड़ने लग जाए तो बॉडी खत्म हो जाए भाई, बॉडी धीरे धीरे बॉडी का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं लंबे टाइम तक अनशन पे नहीं बैठना चाहिए, खा लेना चाहिए टाइम टू टाइम, वरना शरीर कटने लग जाता है। ऐसे बोलते हैं ना बड़े, घर के बड़े, यही तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन यही नहीं रुका, रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन की अगर सप्लाई अच्छी है देन इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है या कम, लेक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, अगर ऑक्सीजन है इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा खाने का। ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीडेशन करेगी ऑक्सीजन तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी और एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी प्रोसेस की, है ना जी। और O2 कम है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी भी कम बनेगी और एफिशिएंसी भी कम रहेगी।
अब मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ऐसे हमारे सफ़र के जो रोड़े हैं, कांटे हैं, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये हमें हर जगह देखने को मिलेंगे, तो बेहतर यही होगा दोस्तों कि हम इनको यहीं एक बार समझ लें, है ना। थक गया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको कुछ को एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। कुल मिला के 8 को एंजाइम्स है जो इस चैप्टर में बार बार देखो, हजार बार देखोगे तुम, है ना। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले NAD। सर NAD का मतलब नाड होता है क्या? नहीं, NAD का मतलब होता है निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। बच्चों, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड है ना बच्चों, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, दिस इज नाड। निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाड, ये कोएंजाइम ही है, ठीक है। अगर इस नाड का रिडक्शन कर दोगे तो नाड है बन जाएगा, NADH बन जाएगा। देखो, कभी भी कहीं भी किसी के साथ कैसे भी आपको अगर H दिख जाए, पहले H नहीं था लेकिन फिर H आ जाए, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो NAD का रिडक्शन करने से NADH बन जाता है। तो NADH को क्या बोलेंगे? इट इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम, ऐसे बोलेंगे कि ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD। NADH इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD। फिर हम बात करते हैं NADP क्या होता है। अच्छा, P का मतलब क्या हो गया? फॉस्फेट जुड़ गया, बस फॉस्फोराइलेशन हो गया, छोटा सा फॉस्फेट जुड़ गया है, ठीक है। तो निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका जब रिडक्शन हो जाता है ना बच्चों, तो बनता है NADPH। क्या बनता है? बोलो 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 बोलो, NADPH बनता है। हाइड्रोजन लग गया, देखो फिर रिडक्शन हो गया। So NADPH is reduced form of NADP. NADPH is reduced form of NADP बच्चों, it is reduced form of NADP। वाह, कितने समझदार हो तुम लोग। NADPH is reduced form of NADP। फिर मैं बताता हूँ FAD क्या होता है। फाड़। सर FAD का मतलब फाड़ होता है कि नहीं? FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FAD जो होता है, इसका रिडक्शन करने से FADH2 बन जाता है। इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD, ठीक है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके रिडक्शन से हमारे पास FMNH2 बन जाता है, ठीक है। इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FMN। तो एक समरी की फॉर्म में अगर इन चीज़ों को लिखें तो हम ये बोलेंगे बच्चों कि FAD, FMN, NAD, NADP, इन सब का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो ये चीज़ें बन जाती हैं। और कभी भी तुम्हें किसी भी चैप्टर में कहीं भी अगर मान लो कि ये चीज़ें दिखें और इनसे ये बनता हुआ दिखे, जैसे FADH2 से FAD बनता हुआ दिखे, तो तुम बोलना कि यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे तुम? क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है बच्चों, और ऐसे रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत बार मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं समझा देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल, OIL, ऑयल, ऑयल नाम याद रख सकता है, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बता दिया, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमने तो यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह देखा ना, हाइड्रोजन की फॉर्म में हुआ। तो देखो क्या होता है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये हमेशा हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जो मोटा मोटा दिखता है ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखो मैंने डाला है ना रिडॉक्स इक्विवेलेंट, तो हाइड्रोजन को हम रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी फॉर्म में ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को तुमने तोड़ा, तो हाइड्रोजन को तोड़ने से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर इरेजर आ गया। ये बहन जो इरेजर क्या क्या पढ़ा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक H पॉजिटिव निकलता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो अगर मान लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं अगर ऐसा बोला जाए कि ऑक्सीडेशन हो गया, तो तुम बोलोगे या फिर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, या फिर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ H
हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अब देखो जहाँ पे हाइड्रोजन गेन होता है दैट इज रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी हमने को एंजाइम्स देखे इनमें क्या हो रहा था, ये देखो क्या हो क्या रहा था इनमें, NAD NADH हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम लिख सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ये हो गया इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपको पता है हमने क्या पढ़ लिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमने इस चैप्टर का नींव बना लिया, हमने इस चैप्टर की, इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। और अब देखना ऐसा ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा ना मैं, ऐसा ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा ना। ये धमकी दे रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे ना। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो नोट्स तुमने लिखे हैं ना, अब इनको अच्छे से रटो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहां पर यही वाले नोट्स है ना, इसी फॉर्मेट में। देखो कितने सुंदर नोट्स हैं, कितने अच्छे नोट्स हैं। अगर ये तुम्हें PDF फॉर्मेट में मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, बताओ, जिंदगी बदल जाएगी ना। तो इसी तरीके से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसकी मैं ज्वाइनिंग लिंक जो होगा मैं या फिर तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वो आप क्या करोगे, उसको आप ज्वाइन कर लोगे ताकि आपको PDF नोट्स मिलते रहें मेरे लेक्चर्स के, ठीक है। तो मैं जब ये सीरीज कंप्लीट कर दूंगा रेस्पिरेशन की, तब मेरे जब ये कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे तब मैं इनको PDF में कन्वर्ट करके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे आपसे, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है। चलो ध्यान रखो और पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है।